नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं विद्यानाथ झा। फ्रांस के नीस शहर में गुरुवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ, 84 लोगों की मौत हो गई। हमला उस वक्त हुआ जब नीस के लोग फ्रांस नेशनल डे के जश्न में डूबे थे। इस दौरान तेज स्पीड में एक ट्रक लोगों को रौंदता चला गया। पहले ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचला और फिर स्पीड बढ़ाते हुए करीब 2 किलोमीटर तक लोगों को कुचलता गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आतंकियों को मार गिराया। खबर है कि मरने से पहले आतंकियों ने फायरिंग भी की। इस हमले में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। Pour venir soulager les effectifs de policiers et de gendarmes. J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 विदेश मंत्रालय के मुताबिक आतंकी हमले में अभी तक किसी भी भारतीय के मारे जाने की खबर नहीं है। देखिए, जो हमारे राजदूत हैं पेरिस में मोहन कुमार जी, उन्होंने जो नीस में भारतीय समुदाय है उसके साथ संपर्क बनाया हुआ है। अभी तक हमें किसी भारतीय नागरिक की इसमें इफेक्ट होने की खबर नहीं है। खबरों के मुताबिक ट्रक में एक और शख्स मौजूद था जो फरार हो गया। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक ने लोगों को कुचला उसमें हथियार और ग्रेनेड भरे थे। नीस में हमले के बाद फ्रांस में अगले 3 महीनों के लिए इमरजेंसी बढ़ा दी गई है। फ्रांस में पिछले साल पेरिस में हमले के बाद आपातकाल लागू किया गया था। आतंकी हमले के बाद नीस के लोगों को घरों के अंदर ही रहने को कहा गया। 8 महीने के अंदर फ्रांस एक और बड़े आतंकी हमले का शिकार बना है। हमले का शक आतंकी संगठन ISIS पर जताया जा रहा है। नीस में हुए हमले में ट्रक चला रहे शख्स की पहचान ट्यूनीशियाई मूल के फ्रांसीसी नागरिक के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र करीब 31 साल है। खबर है कि ISIS को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स ने नीस में हमले पर खुशियां भी मनाई। हालांकि अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। चश्मदीदों के मुताबिक हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों में भगदड़ मच गई। नेशनल डे वाले दिन नीस में हमले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुझे इसका ये आश्चर्य लगता है कि सिक्योर नेशनल डे में, नेशनल डे जो जुलाई 14 को होता है हर एक साल के यहाँ, वो ऐसी घटना क्यों हुई? क्योंकि ट्रक आ गया और किसी ने रोका नहीं उन्हें। सब देश को इसका यही एक और निशान है कि जितने देश हैं दुनिया में, सबको मिल करके इस खतरे का सामना करना है, आईसिस का जो खतरा है। इससे पहले 14 नवंबर 2015 को पेरिस में कई जगह आतंकी हमले हुए थे। पेरिस में आतंकी हमलों में 120 से ज्यादा लोग मारे गए थे। करीब 300 लोग घायल हुए थे। फ्रांस पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 8 आतंकी भी मारे गए थे। 7 जनवरी 2015 को पेरिस में शार्ली हेब्दो ऑफिस में भी आतंकी हमला हुआ। 4 कार्टूनिस्ट समेत 12 लोगों की हत्या की गई थी। नीस में 84 लोगों की जान लेने वाले हमलावर का नाम मोहम्मद लाओज बताया जा रहा है। फ्रांस में हमले के बाद भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने आतंकी हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में हुए आतंकी हमले पर दुख जताया। ट्विटर पर लिखा, मैं ऐसी हिंसा की घटनाओं की निंदा करता हूं। भारत इस दुख की घड़ी में फ्रांस के भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी हमले पर शोक जाहिर किया। ट्विटर पर लिखा, भारत फ्रांस की सरकार और उसके लोगों के साथ इस दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। देखिए, हम लोग सब फ्रांस की सरकार और जनता के साथ हैं। इस बार भी साथ में है, क्योंकि आतंकवाद का लड़ाई किसी एक देश का नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ का लड़ाई जो है सारा दुनिया को मिलकर के लड़ना है। नीस में हमले के बाद भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ रॉ और आईबी के प्रमुख भी मौजूद थे। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है उसको देखते हुए मुंबई में जितने भी महत्वपूर्ण जगह हैं और खासतौर पे उन जगह पे जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड होता है वहाँ पे सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया गया है। इस वक्त हम मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं। नज़र आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सीआईएसएफ के जवानों की जो टुकड़ियां हैं उनको खास तौर पे तैनात किया गया है। जो आम दिनों का जो सुरक्षा बंदोबस्त होता है उसके अलावा यहाँ पे सुरक्षा बलों की ज्यादा तैनाती की गई है ताकि चीजों को सुचारू रूप से किया जा सके। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2014 तक दुनिया में करीब 48,000 आतंकी हमले हुए। करीब 48,000 आतंकी हमलों में 1,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2013 में ही दुनिया भर में करीब 10,000 आतंकी हमले हुए जिसमें 18,000 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी आतंकी हमले पर दुख जताया है। कहा, इस मुश्किल घड़ी में पूरा अमेरिका फ्रांस के साथ है। ऑपरेशन संकट मोचन के तहत साउथ सुडान से आज 156 लोगों की वतन वापसी हो गई है। साउथ सुडान से भारतीयों को लेकर देर शाम उड़ा एयरफोर्स का ग्लोबमास्टर C-17 आज सुबह करीब 5 बजे तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। 85 लोगों को उतारने के बाद विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। करीब 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। ऑपरेशन संकट मोचन की अगुवाई करने वाले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह समेत वतन वापस लौटे भारतीय नागरिकों का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। 156 लोगों में 9 महिलाएं और 3 बच्चे भी हैं। 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। मैं सोचता हूँ कि हमने एक बिल्कुल सही टाइम पर डिसीजन लिया और बड़े सही टाइम पर हमने लोगों को अपनों को निकालने का प्रयत्न किया। कितने लोगों को सर लेकर आज आप आए हैं इंडिया? 156 लोगों को लेकर आया हूँ। बहुत थैंक यू भारत सरकार का ऐसे हो लेके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके भारतीयों के वतन वापसी पर खुशी जाहिर की। वीके सिंह की भी तारीफ की। हमारे भाइयों बहनों का साउथ सुडान से सुरक्षित भारत वापसी पर स्वागत है। आपका देश मुश्किल घड़ी में हमेशा आपके साथ है। ऑपरेशन की अगुवाई करने वाले मेरे सहयोगी वीके सिंह भी तारीफ के काबिल हैं। इससे पहले 1990 में ऑपरेशन एयरलिफ्ट के जरिए कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया था। 2015 में ऑपरेशन राहत के जरिए यमन में फंसे करीब 4,000 भारतीयों को बचाया गया था। कुवैत से भारतीयों के रेस्क्यू पर बनी फिल्म एयरलिफ्ट के हीरो अक्षय कुमार ने विदेश मंत्रालय से दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने की अपील की थी। साउथ सुडान में राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति रिक मार्शर की वफादारी सेनाओं में संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हैं। विवादित मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी। जी न्यूज के सवाल पर जाकिर की बोलती बंद हो गई। जाकिर नाइक ने मीडिया से सऊदी अरब के मदीना शहर से स्काइप के जरिए बात की। जाकिर ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। कहा, मैंने कभी भी किसी को आतंक के लिए प्रेरित नहीं किया। I never have I ever supported Osama bin Laden in any of my talks, neither any of my question answer session. Most of the thing is given by the media, at least as far as I am concerned, it is out of context, it is doctored. Suicide bombing or suicide attack where innocent people are killed, it is 100% wrong. If it is beneficial for the army of that country to win over the enemy as a tactic of war, if someone does it in these cases, it may be permitted. इसी बीच जी न्यूज के सवाल पर जाकिर कोई जवाब नहीं दे सका। जी न्यूज संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने जाकिर से भारत में मुस्लिमों को लेकर सवाल किया था। कितनी प्रतिशत आबादी अनपढ़ है, बच्चों का ड्रॉप आउट का परसेंटेज क्या है, और उसके अलावा यहाँ पर भारतीय उद्योगों में बड़े ओहदे पे कितने मुसलमान हैं, क्या ये फिगर्स आपको पता है? This is not on topic. This is not a relevant question. Not a relevant question. जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का संस्थापक और अध्यक्ष है। जाकिर पर दूसरे धर्मों की निंदा कर इस्लाम का प्रचार करने का आरोप लगता रहा है। ढाका में 20 लोगों की जान लेने वाला आतंकी रोहन इम्तियाज जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित था। ISIS के हैदराबाद मॉड्यूल के सरगना ने भी खुद को जाकिर से प्रभावित बताया है। सुरक्षा एजेंसियों की 10 टीम जाकिर नाइक के भाषणों की 80,000 घंटों की टेप खंगालने में जुटी है।
गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जाकिर के एनजीओ में विदेशी फंड को लेकर जांच और तेज हो गई है। जाकिर से जुड़ी कंपनियों के पिछले 10 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कश्मीर में जारी तनाव के छठे दिन मरने वालों का आंकड़ा 38 तक पहुंच गया है। घाटी के सभी जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी जिला मजिस्ट्रेट को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए गए हैं। कर्फ्यू के दौरान मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी तरह की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। श्रीनगर और आसपास के संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की तरफ से भी अपील हुई है कि शांति बनाए रखे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आदेश दिए हैं। कल जो हाई लेवल मीटिंग हुई सेक्रेटरीट में, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के सभी अधिकारी और मुख्यमंत्री मौजूद थे, उसमें फिर से एक बार दोहराया गया कि रेस्ट्रेन बरता जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें कश्मीर की, तो हालात गंभीर बने हुए हैं और जो तनाव है वो यहाँ के माहौल में बरकरार है। हालात को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को फिर से रोक दिया गया है। रामबन में नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अलगाववादियों ने आज भी कश्मीर घाटी में बंद का ऐलान किया है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों में बाजार बंद हैं। कई इलाकों में जरूरी सामान की किल्लत शुरू हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप है। स्कूल और कॉलेज भी बंद है। प्रशासन ने BSNL को छोड़कर सभी मोबाइल सर्विसेज पर भी रोक लगा दी है। इस बीच पाकिस्तान फिर भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर में जारी हिंसा पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। 1.25 करोड़ की गोल्डन शर्ट की वजह से सुर्खियों में आए दत्तात्रेय फुगे की पुणे में हत्या कर दी गई। बीती रात करीब 11 से 12 बजे के बीच दत्तात्रेय फुगे अपनी पत्नी के साथ एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। इसी दौरान भारत माता नगर में कुछ लोगों ने उन्हें रोका। इसके बाद पत्थरों से कुचलकर दत्तात्रेय फुगे को मार डाला। पुलिस के मुताबिक फुगे का चिटफंड का बिजनेस था, जिसके जरिए वो निवेशकों से पैसा जुटाते थे। पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। दत्तात्रेय फुगे गोल्डमैन के नाम से मशहूर थे। दत्तात्रेय फुगे मनी वक्रतुंड नाम से एक चिटफंड कंपनी चलाते थे। इस कंपनी में उन्होंने कई लोगों से करोड़ों का निवेश करवाया था। फुगे पर लोगों के पैसे ऐंठने का भी आरोप लगा था। उनके खिलाफ कई लोगों ने FIR भी दर्ज करवाई थी।